आप शाम में पुरानी दिल्ली से गुजर रहे हैं। सामने ऐतिहासिक लाल किला, जहां से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। चारों तरफ हलचल है, चाय की दुकानें हैं, टूरिस्ट है, रिक्शे हैं और भीड़ भाड़ भरी हुई सड़कें हैं। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कमांडो, एनएसजी कमांडो और साथ में एनआईए की टीमें मौके पर पहुंचते हैं और साथ में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी। सायरन बज रहे हैं, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि रेड फोर्ट के पास कार एक्सप्लोजन हो गया है। टेरर एंगल की जांच शुरू हो रही है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। कानूनी रूप से इस मामले की जांच कैसे होगी? कौन से कानून अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे जब किसी घटना के अंदर टेरर लिंक का शक होता है? नए भारतीय न्याय संहिता जो 2023 का नया कानून है, उसके तहत अब आतंक से जुड़े हुए केसों के साथ कैसे डील किया जाता है? दोस्तों, आज हम किसी सेंसेशनल स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझेंगे कानून का एक्चुअल फ्रेमवर्क। जब देश की राजधानी या फिर देश के किसी हिस्से के अंदर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो कानून के कौन से गियर्स हैं जो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझ आ जाएगा कि एक ब्लास्ट से टेरर केस तक का सफर कैसा होता है और कौन कौन से सेक्शन लागू होते हैं और कौन कौन सी एजेंसीज इस पर काम करती हैं और जस्टिस सिस्टम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो ऐसे मामले के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ साझा कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक ही वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा कानूनी फ्रेमवर्क समझ जाएंगे, आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। अगर हम मामले की पृष्ठभूमि की बात करें, तथ्यों की बात करें, क्योंकि चर्चा जो है वो हमेशा धरातल से ही होनी चाहिए। तारीख थी 10 नवंबर 2025, स्थान था लाल किला, पुरानी दिल्ली के पास का रोड। एफआईआर कहां पर दर्ज होती है? कोतवाली थाने के अंदर होती है, दिल्ली में दर्ज होती है। और अब तक की स्थिति क्या है मामले के अंदर? अभी तक सरकार या फिर जांच एजेंसियों ने इसे आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित नहीं किया है, लेकिन जांच सभी एंगल्स को ध्यान में रखकर की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस से कहा कि कोई भी एंगल छोड़कर नहीं देखा जाएगा, कोई भी एंगल छोड़कर देखा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी कि जब आप यूएपीए एक्ट लगा रहे हो और उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट लगा रहे हो तो इसका मतलब यही है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने जो अपनी जांच है इस एक्ट को एक टेररिस्ट एक्ट मानते हुए भी उस पर जांच शुरू कर ली है। और इस एफआईआर के अंदर अब बात करते हैं, कानून पर आ रहे हैं कि कौन कौन सी कानून की धाराएं लगी हुई हैं। इसके अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 16 और 18 लगी हुई है, जो टेररिस्ट एक्ट और कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी हुई है। इनका मतलब क्या होता है, कब क्या लगता है, वो पूरा डिटेल में आज के इस सेशन में आपको पता लगने वाला है। और ये साथ के साथ कॉन्स्पिरेसी से भी जुड़ी हुई है। जो धारा 16 और 18 है ये कॉन्स्पिरेसी के साथ जुड़ी हुई है, टेररिस्ट एक्ट के साथ जो ऑफेंस होता है उसके साथ जुड़ी हुई है। और जो अब नया भारतीय न्याय संहिता 2023 का आया है, जिसके तहत टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पीनलाइज करने के प्रावधान पहली बार भारत की दंड संहिता के अंदर जोड़े गए हैं, भारत की दंड संहिता के अंदर जोड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि मामला जो है एंटी टेरर लॉज के तहत रजिस्टर कर लिया गया है और एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली है। अब मैं आपको ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा एनआईए कब अपने हाथों में जांच लेती है, उसका भी आपको इसी सेशन के अंदर पता चलने वाला है। और जो डीसीपी नॉर्थ ने ये भी बताया कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका कुछ लिंक कनेक्ट हो रहा है, जहां पर आपको पता है कि बड़ी मात्रा के अंदर एक्सप्लोजिव रिकवर किए गए थे और एफएसएल रिपोर्ट इस मामले के अंदर अभी पेंडिंग है। मीडिया और जनता स्पेकुलेट कर रही है चीजों को, लेकिन हमें यहां पर सारी चीजों को कानून के नजरिए से देखना है, क्योंकि जिस पल किसी ब्लास्ट से टेरर सस्पिशन आता है
तो उसी पल देश की एंटी टेरर लीगल मशीनरी ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले लागू होने वाले कानून के बारे में। जो भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहला जो कानून लगता है वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का ये कानून है। और भारत में अगर कोई शब्द टेररिज्म आता है, जहां पर भी अगर टेररिज्म शब्द जहां पर भी आ गया तो सबसे पहले ये वाला कानून अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी कि यूएपीए। इसे आप भारत का प्राइमरी एंटी टेरर लॉ भी कह सकते हैं। ये उस कवच की तरह है, उस शील्ड की तरह है जो आतंक के खिलाफ देश की रक्षा करता है। अब इस एक्ट के अंदर जो हम बात करते हैं, इस एक्ट के अंदर टेररिस्ट एक्ट की, इस जो एक कानून है इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा डिफाइन की गई है। और वो कहां पर प्रोवाइड की गई है, वो सेक्शन 15 के अंदर, धारा 15 के अंदर टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा बताई गई है। और ये एक्ट ये कहती है कि अगर कोई कृत्य या एक्ट ऐसा है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए या जनता के मन में टेरर फैलाए, खतरा फैलाए, आतंक फैलाए और इसमें बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, फायर आर्म्स या फिर लीदल वेपन्स का प्रयोग हो, तो ये एक्ट टेररिस्ट एक्ट कहलाता है। ये सीधा सीधा साफ तौर पर धारा 15 इस एक्ट की बताती है, इस कानून की बताती है, अधिनियम की बताती है। इसलिए जो ये लाल किला जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के पास जो एक कार धमाका हुआ है, कानूनी रूप से टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा के अंदर आ सकता है। और अब बात करते हैं धारा 16 की। इसी ही कानून की जो धारा 16 है, सेक्शन 16 है, वो ये कहती है कि अगर इस एक्ट से, यानी कि जो टेररिस्ट एक्ट जो सेक्शन 15 के अंदर, धारा 15 के अंदर डिफाइंड है, उससे अगर किसी की मौत होती है तो सजा है मृत्युदंड यानी कि डेथ पेनल्टी या फिर आजीवन कारावास, जिसको हम लाइफ इंप्रिजनमेंट कहते हैं। अगर एफएसएल की रिपोर्ट में और सारी चीजों में अगर ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये टेररिस्ट एक्ट है, तो यहां पर आपको पता है कि करीबन 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सेक्शन 15 के अंदर एक्ट आएगी। और पनिशमेंट भी यहां पर बताई गई है, मृत्युदंड तक की सजा है अगर किसी की मौत हुई है। यहां पर तो सभी को पता है कि मौत हुई है, तो ऑब्वियसली जो सजा मिलेगी जब केस का ट्रायल हो जाएगा, तो जो भी इसके अंदर दोषी लोग होंगे उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है। और आजीवन कारावास का भी यहां पर प्रावधान है। अगर चोट या फिर संपत्ति को नुकसान होता है, अगर इस मामले के अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से संपत्ति को नुकसान होता है या चोट लगती हुई है, तो 5 साल से लेकर आजीवन सजा तक के प्रावधान है। अब जो ये कानून है ये सिर्फ कृत्य करने को ही पनिश नहीं कर रहा है। जो ये कानून है यूएपीए एक्ट, ये देश का सबसे सशक्त कानून है। एज फार एज आतंकरोधी कानून की बात करें तो इसकी जो सबसे सशक्त बात वो यही है कि चाहे भला ही धमाका हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर कोई व्यक्ति योजना बनाता है, ट्रेनिंग देता है या फंड्स भेजता है, तो भी वो टेररिज्म के तहत दोषी माना जाएगा। यानी कि प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ क्राइम, की मतलब आप, अगर कोई व्यक्ति इस चीज की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो भी वो इस कानून के तहत दोषी माना जाएगा। यही कारण है कि अगर आप देखें फरीदाबाद मॉड्यूल के अंदर जहां से बड़ी मात्रा के अंदर एक्सप्लोजिव रिकवर किए गए, अभी वहां पर वो कुछ ऐसा कर नहीं पाए थे। उससे ही पहले जो हमारे सशक्त बल हैं, हमारी जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या फिर इंटेलिजेंस है, उन्होंने उसको पकड़ लिया, धर दबोचा। तो मतलब जिनको पकड़ा गया उनके तहत भी, उनको भी यहां पर सजा दी जाएगी, उनके लिए भी सजा के प्रावधान है। ये यूएपीए के अंदर बताया गया है। यूएपीए की धारा 18 के अंदर है कि कोई व्यक्ति अगर योजना या फिर साजिश के अंदर शामिल होता है तब भी वो दोषी माना जाएगा। उसके तहत उसके ऊपर भी इस एक्ट के प्रावधान लग सकते हैं। प्रिपरेशन भी अपने आप में, किसी ऐसी चीज की तैयारी करना भी अपने आप में एक क्राइम है। अब बात करते हैं आतंक के लिए धन जुटाना। इसके लिए जो प्रावधान है इस एक्ट के अंदर टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड, वो है धारा 17 सेक्शन 17। अगर कोई व्यक्ति टेरर फाइनेंसिंग में शामिल है या अनजाने में भी फंड्स उपलब्ध कराता है, तो वो भी आतंक से जुड़ा हुआ अपराध है। और यहीं से पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की भूमिका भी शुरू होती है। किसी व्यक्ति को
टेररिस्ट घोषित करने के लिए भी यूएपीए एक्ट के अंदर धारा 35 है जो किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने के बारे में बात करती है, संस्था को भी घोषित करने की बात करती है। मगर 2019 में इसमें अमेंडमेंट की गई थी जिसके बाद सरकार को यह पावर है कि धारा 35 यूएपीए का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था जिससे कई आतंकी व्यक्तियों के नाम सीधे के सीधे शेड्यूल 4 में डाले गए इस एक्ट के। अब बात करते हैं यूएपीए के तहत बेल और डिटेंशन की, कि बेल मिलेगी, कारावास का क्या सीन रहेगा, ट्रायल प्रोसीजर के। उसके लिए इसके अंदर एक बहुत ही सशक्त प्रावधान है, वो है धारा 43D सबसेक्शन 5। धारा 43D सबसेक्शन 5 जो बेल और डिटेंशन पर बात करती है, ये यूपीए की सबसे कड़ी धाराओं में से एक है। अगर अदालत को यह लगता है कि हाँ भाई प्रिमा फेसाई मामला बनता है, प्रिमा फेसाई केस बन रहा है, तो आसानी से ऐसे मामलों के अंदर जमानत नहीं दी जा सकती और चार्जशीट दाखिल करने की जो समय सीमा है वो भी ऐसे मामलों के अंदर 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है, ताकि एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर सके, पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर सके। अब बात करते हैं कि जब कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें जांच कौन करता है। जांच की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो स्टेट पुलिस है वो जांच करती है, लेकिन जैसे ही मामला मल्टी स्टेट या फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा दिखाई देता है तो एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मामला वो सौंप दिया जाता है। और एनआईए जो है वो एनआईए एक्ट 2008 की सेक्शन 6 के तहत ऐसे मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आप देखिए जो दिल्ली वाला मामला है ये तो सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला है और उसके साथ साथ यहां पर मल्टी स्टेट एंगल्स भी इन्वॉल्व हैं। ये जुड़ रहा है हरियाणा में, हरियाणा के साथ फरीदाबाद की वजह से यूपी से भी इसके तार जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं। तो इन वजहों से ये मामला किसको सौंपा गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंपा गया है। और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो धारा 6 एनआईए का जो कानून है 2008 का, उसके तहत ऐसे मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए अधिकृत है। और यही सारी चीज इस दिल्ली में जो कल ये कार ब्लास्ट हुआ है इस केस में भी ये एप्लीकेबल हुई। अब आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करेंगे एक्सप्लोजिव से जुड़े हुए कानून की। धमाके के हर केस में सिर्फ टेररिज्म नहीं होता है बल्कि उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि धमाका तभी होगा जब एक्सप्लोजिव इन्वॉल्व होंगे। और एक्सप्लोजिव होने की वजह से तो एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जो कानून है वो भी ऐसे केसेस के अंदर लग जाता है। धमाके के हर केस के अंदर टेररिज्म नहीं बल्कि एक्सप्लोजिव एक्ट्स यानी कि एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जो कानून है वो भी अपने आप लागू होते हैं। ये कौन कौन से कानून है? पहला कानून है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 का और दूसरा है एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 का। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 की। इसकी जो धारा 3 है वो ये कहती है कि अगर किसी एक्सप्लोजन से जान माल को खतरा हुआ है, लाइफ तो सजा कितनी हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, यानी कि आजीवन कारावास तक हो सकती है। और इसी की एक्ट की जो धारा 4 है वो ये कहती है कि एक्सप्लोजन की तैयारी या फिर उसका प्रयास करने पर भी कड़ी सजा दी जाएगी। और इसी के साथ धारा 5 इस एक्ट की ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल पोजीशन अपने पास रखे हुए गैर कानूनी तरीके से ऐसे सब्सटेंसेस को, तो उसके लिए भी इसके अंदर सजा के प्रावधान किए गए हैं। इस कानून का मकसद है कि अगर टेरर इंटेंट साबित ना भी हो तो भी एक्सप्लोजिव यूज खुद में अपने आप में अपराध माना जाए। अब एक्सप्लोजिव से रिलेटेड दूसरे कानून की बात करते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। ये जो कानून है ये एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर यानी कि उनके बनाने को, स्टोरेज यानी कि उनके भंडारण को और उनके ट्रांसपोर्ट को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को और उनके यूज को रेगुलेट करता है। अगर किसी भी अटैक में, ब्लास्ट में इस्तेमाल जो मटेरियल है वो अगर इलीगली रखा गया है तो ये एक्ट लागू होता है। अब आप बोलोगे कि सर हर ब्लास्ट के अंदर इलीगली होता है। कई सारी एक्टिविटी ऐसे होते हैं, जैसे जो सेना के काम होते हैं, सेना भी तो जब अपनी ट्रेनिंग वगैरह करती है, परीक्षण करती है, उस दौरान भी तो ब्लास्ट होते हैं, मगर वो इलीगल यूज नहीं है, वो लीगल यूज है। इलीगल यूज जब कोई क्रिमिनल इसको यूज कर रहा है तो वो एक्ट इलीगल हो जाएगी। तो अगर
ब्लास्ट में इस्तेमाल जो मटेरियल है वो अगर इलीगली रखा गया है तो ये एक्ट लागू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह एक ही एफआईआर में यूएपीए भी लगता है, एक्सप्लोजिव एक्ट दोनों लगते हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 का भी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 का भी, और साथ में भारतीय न्याय संहिता की भी धाराएं लगती हैं। ऐसा ही हुआ है कल वाले मामले के अंदर। एक इंटेंट के लिए, दूसरा मेथड के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो यूएपीए लग रहा है वो किस लिए लग रहा है? इंटेंट के लिए, कि वो व्यक्ति ऐसा करना चाहता था। और जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस और एक्सप्लोजिव एक्ट लग रहा है वो किस लिए लग रहा है? वो लग रहा है कि किस तरीके से वो अपनी मंशा को पूरा करना चाह रहे थे। तो इसलिए दोनों कानून लगाए जा रहे हैं, दोनों तीनों कानून लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे नए खिलाड़ी की, भारतीय न्याय संहिता जो 2023 का नया कानून है। नया क्रिमिनल कोड भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें पहली बार टेररिज्म शब्द को पीनल कोड के अंदर शामिल किया गया है, जो सबसे पहले सिर्फ यूएपीए के अंदर था। यूएपीए स्पेशल कानून है और टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड, जबकि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ये जनरल पीनल कोड है। और जनरल पीनल कोड के अंदर पहली बार टेररिज्म शब्द का यूज किया गया है। और सेक्शन 113 जो है वो टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता की ये कहता है, बीएनएस की जो धारा 113 है वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करे जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाले या फिर जनता के मन में भय उत्पन्न करने वाला हो, तो इसमें एक्सप्लोजिव्स, फायर आर्म्स और हजार्डस मटेरियल्स का प्रयोग अगर उसमें हो तो वो टेररिज्म एक्टिविटी मानी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, धारा 113 फिर से क्या कहती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करे जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाले या जनता के मन में भय उत्पन्न करे, और उसमें अगर एक्सप्लोजिव्स का यूज हुआ है, फायर आर्म्स हथियारों का यूज हुआ है या फिर किसी और हजार्डस मटेरियल का यूज हुआ है, तो वो टेररिस्ट एक्ट मानी जाएगी। तो वह एक्ट टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। यह साफ साफ 113 बीएनएस का कहता है। इसमें साइबर अटैक और इकोनॉमिक सैबोटेज भी शामिल है। पनिशमेंट की बात करें तो अगर किसी की मौत हो जाए तो डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट के प्रावधान है और कोई पैरोल नहीं मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो दूसरे मामले हैं जहां पर किसी की डेथ नहीं होती है, डेथ से कम वाले जो ऑफेंसेस हैं वहां पर 5 साल से आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना भी लगता है। अब दूसरा जो प्रावधान है बीएनएस का जो यहां पर रेलेवेंट हो सकता है वो है धारा 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेट करता है। धारा 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेट करता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी पहली बार भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ा गया है। अगर टेरर मॉड्यूल किसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग रैकेट, एक्सटॉर्शन चेन, तो सेक्शन 111 लागू होते हैं। इसमें भी जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ तक जा सकती है। अब बात करते हैं यूएपीए और बीएनएस के बीच में क्या संबंध है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के बीच में क्या इंटर रिलेशन है उसको समझते हैं। देखिए, कानून का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है, वो ये कहता है कि स्पेशल लॉ ओवरराइड्स द जनरल लॉ, यानी कि जो यूएपीए है वो स्पेशल लॉ है ऐसी एक्ट के लिए, टेररिस्ट एक्ट्स के लिए और अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए। जो यूएपीए है वो स्पेशल लॉ है, सभी को पता है, और वो एंटी टेरर लॉ है। जबकि जो बीएनएस है वो एक जनरल कोड है, जनरल पीनल कोड है। इसलिए दोनों में अगर कोई ओवरलैप हो या कन्फ्लिक्ट हो कभी भी, तो यूएपीए के जो प्रावधान होंगे वो सबसे ऊपर रहेंगे, मतलब उन्हीं को प्रेवलेंस दिया जाएगा और बीएनएस उन्हें सप्लीमेंट करेगा। फायदा यह है कि अब लोकल पुलिस भी प्रिलिमिनरी स्टेज पर धारा 113 लगाकर केस शुरू कर सकती है, भले एनआईए बाद में मामला संभाले। जब तक टेररिस्ट एक्ट बीएनएस की धारा के अंदर डिफाइन नहीं था, हमारे पीनल कोड के अंदर डिफाइन नहीं था, तो ऐसे मामलों के अंदर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी, जनरली नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता और जो पुराने वाला कानून था इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर ऐसी एक्ट डायरेक्टली हमारी इन्वॉल्व नहीं थी, ऐसा ऑफेंस डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया था।
भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसको पहली बार क्लियरली डिफाइन किया गया और इसका सबसे फायदा यह है कि शुरुआती दौर में लोकल पुलिस डायरेक्ट फटाफट से उसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जब तक मामला एनआईए को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। अब बात करते हैं ऐसे मामलों के अंदर और कौन कौन से कानून जुड़े होते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला कानून है और दूसरा कानून है, मतलब इनके अलावा जो कानून है, एक्स्ट्रा कानून है, वो है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का ये कानून है। ये टेरर एक्टिविटीज के लिए मनी ट्रेल को ढूंढता है और इसके लिए आपको पता है कि कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई भी ऐसा क्राइम होता है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे की मनी ट्रेल होगी कि पैसा कहां से आया, किसने फंड किया, किसने फाइनेंस किया, कौन लेके आया, किसके बैंक में ट्रांसफर हुआ, ये पूरी एक प्रॉपर मनी ट्रेल होती है। तो इसलिए जो पीएमएलए की भूमिका है वो ऐसे मामलों के अंदर और ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। इसकी जो धारा 3 है वो मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करती है। सेक्शन 4 जो है वो सजा 3 से 7 साल तक की देती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और 10 साल तक गंभीर मामलों में हो सकती है। और सेक्शन 24 ये कहता है प्रूफ का जो बोझ होगा वो एक्यूज्ड पर होगा, मतलब एक्यूज्ड को ये साबित करना होगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शामिल नहीं है। जनरली अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में भारत में यह सिद्धांत रहता है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है क्योंकि हमारे यहाँ एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉलो होता है। मगर पीएमएलए एक तरह का स्पेशल कानून है, इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं, एक्यूज्ड के ऊपर है, यानी कि डिफेंस के ऊपर है, उसको ये अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। देखिए, क्योंकि ये जो यूएपीए और पीएमएलए का जो शेड्यूल है, यूएपीए को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को पीएमएलए के शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है, इसलिए हर टेरर केस के अंदर जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वो अकाउंट फ्रीज कर सकता है और प्रॉपर्टीज को सीज कर सकता है। एक और कानून है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब आधुनिक आतंक अब साइबर स्पेस में भी फैल चुका है, आपको पता है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो धारा 66F है वो क्या कवर करती है, वो साइबर टेररिज्म के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा देती है। और जो सेक्शन 69 और 69A है वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि टेरर कंटेंट को ऑनलाइन ब्लॉक करने का सरकार आदेश दे सकती है। अगर अटैक के अंदर ब्लास्ट में कोई एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन या फिर रिमोट डिटोनेशन पाया जाए तो ये धाराएं लागू हो सकती हैं। अब बात करते हैं एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन की जर्नी की। अगर कोई टेरर का केस आता है तो ऐसे मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कैसे ग्राउंड पर ऐसे मामलों की जांच होती है, उसको भी समझिए और पूरा प्रोसेस मैं आपको लीगल तरीके से अनफोल्ड कर रहा हूं। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा इमीडिएट रिस्पांस की। इमीडिएट रिस्पांस में कौन होगा, पुलिस और एनएसजी साइट को सिक्योर करते हैं और एफएसएल वहां से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वहां से सैंपल उठाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एफआईआर रजिस्टर होती है थाने के अंदर, यूएपीए, एक्सप्लोजिव, बीएनएस, इन सभी धाराओं के तहत, और फिर केस ट्रांसफर हो जाता है। अगर इंटरस्टेट लिंक मिले या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, ऑब्वियसली अगर टेररिस्ट एक्टिविटी है तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, केस ट्रांसफर हो जाता है। फिर एनआईए को मल्टी स्टेट लिंक जैसे ही थोड़ा सा दिखा, तुरंत के तुरंत एनआईए एक्टिवेट हो जाती है। अब चौथा जो स्टेप है वो है फोरेंसिक एग्जामिनेशन का, केमिकल ट्रेसेस का, जैसे आरडीएक्स, पीटीएन, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के फोरेंसिक एग्जामिनेशन सैंपल्स लेके कलेक्ट करके जो क्राइम सीन है वहां से उनके वो सारी चीजें की जाती है और वहां से एविडेंस बिल्डअप किया जाता है। और पांचवा जो स्टेज है वो है मनी ट्रेल एनालिसिस का। जो ईडी है वो ट्रेस करती है ऐसे मैटर के अंदर फंडिंग सोर्सेज को, और डिजिटल फुटप्रिंट्स के लिए साइबर टीम एक्टिवेट होती है, साइबर सेल देखती है चैट किस किस के बीच में हुई है, अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिल रही है तो, और जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह, जैसे कार ये इन्वॉल्व थी, ये फरीदाबाद से यहाँ तक दिल्ली तक कैसे आई, ये सारी आपको कैसे पता चली, इसके बारे में खबरें या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कैसे मिली, बीच के हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी सरकार, तब पता चला कि ये वहां से आई है। ठीक है, तो ये सारा कौन करता है, डिजिटल फुटप्रिंट कौन कलेक्ट करता है, साइबर सेल कनेक्ट करती है। और कॉन्स्पिरेसी लिंक की बात करें, ये केस या कोई और केस किसी दूसरे केस से रिला हो या किसी मॉड्यूल से जुड़ा हो तो यूपीए का सेक्शन 18 लग सकता है और साथ में बीएनएस का धारा 111 लगेगा। चार्जशीट की बात करें तो 180 दिनों में फाइल की जाती है, जिसमें फोरेंसिक, फाइनेंशियल
और डिजिटल सबूत सब कुछ शामिल होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हर कानून की अपनी भूमिका है, चाहे वो यूएपीए हो जो इंटेंट को पकड़ता है, एक्सप्लोजिव एक्ट हो जो मेथड को पकड़ता है, बीएनएस जो क्लासिफाई करता है ऑफेंसेस को, और पीएमएलए जो फंडिंग को ट्रेस करता है, और आईटी एक्ट जो साइबर लिंक को पकड़ता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की जिन्होंने ये ढांचा बनाया। पहला केस है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 का जो केस है वो ये कहता है कि टेररिज्म पर कानून बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ड्यू प्रोसेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे एक्यूज्ड के राइट्स का या जो पूरा लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है। और ये चीज हमने जब अजमल आमिर कसाब का केस हुआ तो उसमें देखने को भी मिली थी। जब तक उसको कोर्ट में पूर्ण रूप से दोषी नहीं करार कर दिया गया, जब तक उसको सजा भी नहीं दी गई, तो यही ड्यू प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा केस है हमारा पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2004 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहां पर यह बोला गया कि सर्विलेंस और डिटेंशन पर जुडिशियल ओवरसाइट अनिवार्य होना चाहिए। अजमल आमिर कसाब का केस मैं आपको बता रहा हूं, अजमल आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेररिज्म जब भी होगा या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो देश के ऊपर अटैक होगा, अटैक ऑन नेशनल इंटेग्रिटी बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और डेथ पेनल्टी ऐसे मामलों में कंफर्म हुई। यही प्रेसिडेंट भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 सबसेक्शन 2 और क्लॉज ए का आधार बना। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। भारत ग्लोबल कमिटमेंट्स के तहत काम करता है, जैसे कि यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 जो ये कहता है कि टेरर असेट्स फ्रीज करने चाहिए, और यूएनएससी की जो रेजोल्यूशन 1373 है वो ये कहती है कि टेरर फंडिंग को रोकना चाहिए, और यूएनएससी के रेजोल्यूशन 2354 है जो ये कहती है कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के खिलाफ काम करना चाहिए, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को तुरंत के तुरंत रोकना चाहिए। भारत यूएनएससी के रेजोल्यूशन से भी बंधा हुआ है, तो हम इनके तहत भी इनको फॉलो करते हुए भी काम करते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करता है, कहीं ना कहीं एंटी टेरर लॉज को और स्ट्रॉन्ग करता है। यूएपीए हो गया, चाहे पीएमएलए हो गया या फिर आईटी एक्ट हो गया, इन्हीं ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या भारत के टेरर लॉज काफी मजबूत हैं या फिर हमें एक सिंगल नेशनल सिक्योरिटी कोड की जरूरत है? आपका क्या इस पर मानना है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा जरूर। क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल सिक्योरिटी कोड लाने की जरूरत है, एक अलग कानून बनाने की जरूरत है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं चैलेंजेस और सेफगार्ड की। हर मजबूत कानून के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आई होप आप इससे एग्री कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कैसा लगा आपको सेशन वो भी बता दीजिएगा। बात कर रहे हैं चैलेंजेस के बारे में और हम सेफगार्ड्स के बारे में। हर मजबूत कानून के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नेशनल सिक्योरिटी को बचाते हुए फंडामेंटल राइट्स का भी संतुलन बहुत जरूरी है, इसलिए अब ये सेफगार्ड्स रखे गए हैं। क्या सेफगार्ड्स हैं? एसपी लेवल का अप्रूवल होना चाहिए। बीएनएस में जो धारा है 111 और 13 को एक्टिवेट करने के लिए, और जुडिशियल रिव्यू होगा अगर डिटेंशंस के ऊपर, अगर किसी को डिटेन किया गया है तो जुडिशियल रिव्यू ऐसे केसेस के अंदर न्यायिक समीक्षा पॉसिबल होगी, और कोर्ट की पूरी ओवरसाइट होगी फाइनेंशियल सीजर्स के अंदर। यानी स्ट्रॉन्ग लॉ है, मगर स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हमारा कानून फेयर भी है। अब बात करते हैं अंत में हम अपने निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष ये है कि लाल किला ब्लास्ट जैसा कोई भी हादसा सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो देश की कानूनी यानी कि मशीनरी की भी, लीगल मशीनरी की भी परीक्षा होती है। भारत का सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होता है। यूएपीए जैसे एक्सप्लोसिव्स और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और पीएमएलए और आईटी एक्ट की धाराएं तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और कानून अपना काम करने लगता है। सभी मिलाकर एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स देते हैं ताकि दोषी को सजा मिले, निर्दोष सुरक्षित रहे और राष्ट्र संरक्षित हो। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है। अब सवाल अंत में आपसे है, क्या नया भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत को आतंक के खिलाफ और मजबूत बना पाया है या फिर यूएपीए ही अकेले पर्याप्त था?
अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगर ये आपको एजुकेशनल लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिएगा, सुपर थैंक्स दीजिएगा, सुपर चैट दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।